जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज किस देश पर है? अक्सर जवाब आता है अमेरिका, लेकिन अगर सरकारी कर्ज नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी का टोटल बोरिंग देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना का टोटल डेट, जिसमें गवर्नमेंट, कंपनीज और हाउस होल्ड सब कुछ शामिल है, अब उसकी जो जीडीपी है उसके 300% के पार पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोझ अमेरिका से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। एक तरफ जो चाइना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवीज और मिलिट्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या चाइना की इकोनॉमिक सुपर पावर वाली जो कहानी है वो कर्ज के पहाड़ के नीचे दब रही है? जो देश दुनिया को लोन्स देता था, क्या वो खुद जो कर्ज है उसके जाल की तरफ बढ़ता जा रहा है? तो समझेंगे इस पूरी कहानी को, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी, क्या चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो असली है या फिर उधार के पैसों पे चलने वाली ग्रोथ? क्या से समझा जाए इसको? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जो आउटपुट है वो $1 का है और आपके पास कर्ज है जो $3 का है, तो वैसा एक तरह से ग्रोथ है। मतलब आप अगर चाइना को $1 ऑफ इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ करना है तो उसको $3 लेना पड़ता है एस कर्ज। तो आप समझ लीजिए ऐसी हालत हो चुकी है चाइना के अंदर। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर रियल स्टेट का कोलैप्स। और उस कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले, उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी थी एवरग्रांड, वो एक तरह से डिफॉल्ट कर दी थी $300 बिलियन के पास। उसके बाद फैंटेशिया थी। फिर और एक चीज है कि चाइना के अंदर वांके ग्रुप, उन्होंने भी डिफॉल्ट कर दिया है। चाइना ने इतनी बड़ी बुलेट ट्रेन की एक झड़ी लगा दी है जिसके कारण उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया अंबर जी। और चाइना के अंदर आप देखा जाए तो उनके पास 51 गोस्ट सिटीज है। एक एक गोस्ट सिटी पर उन्होंने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव अगर आप देख लेते हैं चाइना के अंदर जो रियल स्टेट की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो कम से कम 5 से 6 करोड़ घर ऐसे हैं जो अनसोल्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना के अंदर अभी जो डेप्थ जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुका है, 300% ऑफ द जीडीपी। इसके अंदर आप देख लीजिए उन इसके कारण वहां पर बैंक्स जो है कम से कम आज की डेट में 400 बैंक्स जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग चलता जा रहा है। अंबर जी देखिए, आप ये भी समझने वाली बात है कि चाइनीज इकोनॉमी में 30% जो कंट्रीब्यूशन है उनके रियलिटी सेक्टर पे है। और रियलिटी सेक्टर में पिछले कम से कम 2 साल से कंटिन्यूसली भाव गिरते जा रहे हैं। बहुत सारे एरिया में 50 से 60% जो है भाव गिर चुके हैं। और वहां पर अभी भी डिमांड नहीं आ रही है। इंडस्ट्रीज जो है वो चाइना से निकल रही है। जापान ने भी अभी कुछ दिन पहले अपनी जो जापानीज बैंक्स है उन्होंने 20% अपनी ब्रांचेस बंद कर दी है और 40% अपनी जो लेंडिंग है वो भी कम कर रहे हैं। और जो जापानीज जो कंपनीज है वो धीरे धीरे शट डाउन कर रहे हैं और वो अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं इन इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको के अंदर। तो एक तरह से एडिशनल सप्लाई चेन अभी एक तरह से चालू हो रही है चाइना के अंदर। आज की डेट के अंदर जो है एक डेप्थ कोलैप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। 300% ऑफ द जीडीपी, समझ लीजिए अगर उनकी जीडीपी $20 ट्रिलियन की है, उनका डेप्थ है $60 ट्रिलियन। मतलब $40 ट्रिलियन का एक बैड डेप्थ, एक तरह समझ लीजिए फिनेंशियल ब्लैक होल है। और ये जी। $40 ट्रिलियन कैसे होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। मानता हूं जी। कि चाइना आज लीडर है एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स में। मानता हूं कि वो सोलर जो व्हीकल्स है, सोलर पैनल्स है, वो एक बना रहा है। ईवी व्हीकल्स वो बना रहा है। फिर बाद में आप ये देखिए कि जो ड्रग्स के लिए, जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो एपीआईज है वो चाइना से आते हैं। सब चीज बरोबर है, इट इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट जो उसका डेप्थ है वो अनसस्टेनेबल लेवल है और वो जी। सर्विस नहीं किया जा सकता। और इसी जी। के कारण एक तरह से वर्ल्ड वाइड फिनेंशियल कोलैप्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और अगला ओके।
अगला जो मैं उमेश 2000। जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर। उमेश जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही थी कि हम जानते हैं कि शी जिनपिंग का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है। साथ ही साथ जब ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी मार्केट है पहले ही क्रॉस यार, दिस लाइट इज डिस्टर्बिंग मी अ लॉट। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ। हाँ, उमेश जी, हम जानते हैं कि जो ये शी जिनपिंग है उसका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है, और जबकि हम जानते हैं कि पहले ही जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो क्रैश का झटका ले चुकी है और प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है वहां पे। तो अब इतना बड़ा जो डेट है उसका बर्डन जो है वो अगला धमाका अब हमें कहाँ से आता मिलेगा? अगली आपको कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी फील्ड नजर आती है जिस पर आने वाला धमाका? अंबर जी, 2008 जब हम्म। फिनेंशियल क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस आया था, उस हम्म। समय जब टोटल वैल्यू ऑफ अमेरिकन सब प्राइम मॉर्गेजेस था वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का था। उस समय हम्म। अमेरिकन इकोनॉमी थी 15 ट्रिलियन डॉलर की। तो जो ओके। 3 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट जो बैड हो चुका था, उसको फेड ने गारंटी की थी, तो वो एक तरह से सॉवरेन डेब्ट बन चुका था। हम्म। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक साइज के कारण वो डेब्ट को ऑब्जॉर्व कर लिया था। अब हम्म। चाइना की इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन की, उनका डेब्ट है 60 ट्रिलियन। तो हम्म। 40 ट्रिलियन कौन एब्जॉर्ब करेगा? आप देखिए कि जैसे एवरग्रांड ने 300 बिलियन डॉलर्स का डिफॉल्ट किया था, उन्होंने क्या किया था, अपना ओवरसीज डेब्ट पे डिफॉल्ट किया था और डोमेस्टिक हम्म। डेब्ट वो लोग सर्विस कर रहे हैं। तो हम्म। ये भी चाइना वो करने वाला है, और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस होगा वो चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस होने वाला है, which will be 10 times larger than the American subprime crisis of 2008। ये आपको हम्म। मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो डेप्थ है अनसस्टेनेबल है। सबसे बड़ी बात है कि किसने चाइना को अभी फंड किया है, वो सब कंट्रीज प्रॉब्लम में है। देखिए, चाइना के अंदर जो शेडो बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और उसकी जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर्स की है। और 1213 ट्रिलियन डॉलर्स कितना बड़ा है मैं बताता हूं, इट इज द 3 times द जीडीपी ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो शेडो बैंक्स है इसको किसने लेंड किया, किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लेंड किया, उन लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। कपल विद आप ये भी देखिए कि चाइना के अंदर अभी बैंक से आप पैसे नहीं निकाल सकते, कैश नहीं निकाल सकते। एक तरह से वहां पर रेगुलेशन आ चुका है। चाइना के अंदर बैंकिंग सिस्टम जो है हेवीली रेगुलेटेड है, और वहां पर अगर आप कैश निकालते हो तो वहां पर आपको एक तरह से इंक्वायरी आ सकती है। एक और एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे जो चाइनीज है उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो वो अपने जो पैसे हैं उन्होंने इलीगल तरीके से वो लोगों ने बाहर भेजना चालू कर दिया है। इनफैक्ट जी जिनपिंग की सिस्टर खुद ऑस्ट्रेलिया में रहती है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। और ये भी हम्म। देखिए कि जितने भी चाइनीज डिसेंडेंट्स है, जितने भी चाइनीज मिलिट्री वाले हैं, उन्होंने अपना पैसा अमेरिका में ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी जी। आप देखिए कि जो चाइनीज ओलिगार्क्स है उनको मालूम है कि उनकी कंट्री एक तरह से एक दिवालिया कभी भी घोषित कर सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि वहां की मिलिट्री जो है अपने पैसे जो है अमेरिका में इन्वेस्ट करती है, वैसा ही चाइना के अंदर भी हो रहा है। ये एक चीज बताता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके हम्म। कारण चाइना के अंदर ये जो क्राइसिस है ये कंटिन्यूसली आ रहा है। और अभी तो फॉर्च्यून के जो इंटरनेशनल जो एक न्यूज प्रिंट एजेंसी है, उन्होंने ये एक तरह से वापस उन्होंने अभी 1 महीने पहले ये रिपोर्ट छापी थी। और आप ये देखिए कि 300% तो कंजर्वेटिव है। मेरा अनुमान है कि कम से कम 360% तक पहुंच चुका है इनका डेप्थ। जी, लेकिन अब उमेश जी, ये बात तो समझ में आती है कि क्या जो चाइनीज लोकल है और जो गवर्नमेंट और स्टेट ओन कंपनीज है वो ज़ॉम्बी इकोनॉमी है उसका एक नया रूप बन चुके हैं क्या? देखिए, जो चाइनीज जो चाइनीज रियल स्टेट है वो एक तरह से चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। वहां हम्म। पर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। अगर आप उनका पीएमआई देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि धीरे धीरे उनका जो डिमांड है, चाइना के अंदर डिमांड भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि चाइना के लोग वहां पर जाके खुद परचेज करें।
फिर भी चाइनीज जो है वो सेव करते जा रहे हैं, वो गोल्ड ले रहे हैं और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि चाइना जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस एज वेल। और पिछले दिनों आपको ये भी मालूम है कि कैसे चाइना ने अपनी जो होल्डिंग्स है, अमेरिकन जो ट्रेजरी होल्डिंग्स है, जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी थी 2015-16 में, अभी वो फिगर अराउंड 650 टू 680 बिलियन डॉलर्स पर आ चुका है। 50% उन्होंने कम कर चुका है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, पर मैं आपको बताता हूं इंडिया की इकोनॉमी जो है अभी 7.8% से ग्रोथ की है। हमारे पास आज भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। एक चीज आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफी है हमारी, वो एक 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। और भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 82% है, जबकि चाइना का 300% प्लस है। और ये जो बताता है कि भारत की ग्रोथ स्टेबल है, यहाँ पर अंधाधुंध पैसा नहीं लिया गवर्नमेंट में। सोचिए, भारत की गवर्नमेंट जो है एक तरह से इतना बड़ा, आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, वो चलाती है। 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड सब्सिडी देती है। उसके बावजूद भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 82% है, जबकि चाइना का 300% है। इवन अमेरिका का जो फेडरल डेप्ट है वो भी 125% पहुंच चुका है। उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ है, जबकि जो अमेरिकन ग्रोथ है, जो चाइनीज ग्रोथ है, अनसस्टेनेबल है। वो डेट के ऊपर वो चल रही है। अमेरिका अपना डेट फाइनेंस कर पा रहा है क्योंकि उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी है, जबकि चाइना जो है अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। उसने बट बहुत बड़े फोरम्स भी बनाए, जैसे एससीओ है, ब्रिक्स है, और उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक सब चीज बना के रखा है। पर जो कॉन्फिडेंस है वो नेशंस को नहीं है। चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि 2020 में उनके जो 4% जो रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व, मैं आपको बता रहा हूं, वो फेक पाए गए। चाइना के डेटा के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी इकोनॉमी की साइज जो है, जो वो बोलते हैं 19 टू 20 ट्रिलियन डॉलर है, वो नहीं है, उससे कम है। क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने एक तरह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद उनकी इकोनॉमी की साइज 12 या 13 ट्रिलियन ही हो सकती है। तो चाइनीज डेटा फेक होता है, चाइनीज नंबर्स फेक होते हैं। इसी के लिए एक तरह से आप समझ लीजिए फिनेंशियल ब्लैक होल है चाइना का। और नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो आएगा वो चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस आएगा, चाइनीज बैंकिंग कोलैप्स होगा, और उसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट जो है पूरे विश्व को सहना पड़ेगा। अब बात आप विश्व की कर रहे हैं कि अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है या आप क्रैश की बात करें, तो उसका असर भारत और जो ग्लोबल ट्रेड कमोडिटी मार्केट है उस पर कितना पड़ने वाला है? देखिए, भारत तो अभी जो है अपने आप को चाइना से धीरे धीरे डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। पीएलआई स्कीम हम दे रहे हैं। यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने ऑलरेडी पीएलआई स्कीम अनाउंस कर दिया है। कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस कर दिया है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी पीएलआई स्कीम का जो सेकेंड वर्जन है, जो मतलब सेकेंड खेप है, वो भी हमने अनाउंस किया है। तो भारत जो है एक तरह से अपने आप को चाइना से डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। और वो जितने भी दूसरी इंडस्ट्रीज है, जैसे साउथ कोरियन या जापानीज इंडस्ट्रीज है, उनको बोल रहा है कि भारत में आके आप प्लांट लगाइए, भारत में आके आप यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करिए। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम में उनको इंसेंटिव दे रही है। देखिए, अभी Hyundai जैसी कंपनी, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर उन्होंने शिप बिल्डिंग प्लांट लगाने वाले हैं। $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जो है सारे इन्वेस्टमेंट्स आंध्रा ही बेच रही है, पर तमिलनाडु के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। इससे आप समझ में आ सकता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो है भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है अगले महीने मेरे ख्याल से अगले महीने जापानीज प्रधानमंत्री जो सने तकीची है वो भारत आने वाली है। और लास्ट ईयर जब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए थे, चाइना जाने से पहले वो जापान की विजिट किए थे। उस समय जापान ने
कमिटमेंट किया था कि $68 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। अंबर जी, आप ये देखिए कि अभी जो जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने स्टेक लिया है श्रीराम फाइनेंस में, उन्होंने स्टेक जी। लिया है यस बैंक के अंदर। लास्ट ईयर कम से कम $9 बिलियन का जापानीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है भारत के अंदर। तो भारत जो है अपने आप को चाइना के जो क्राइसिस है, जो वर्ल्ड ओवर इफेक्ट आएगा, उसको अपने आप से इंसुलेट कर रहा है और सारे मेजर्स ले रहा है कि अगर जी। फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आए, भारत विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू अब्सॉर्ब दिस। दिस इज व्हाई जी। भारत के अंदर आप सोचिए कि मैक्सिमम जो हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हमारा कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन इज अराउंड 65 to 70%, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। चाइना उमेश जी, में एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये कि क्या अगर हम इस सदी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो हम स्टोरी की बात करते हैं, वो अमेरिका के डेट की नहीं, बल्कि क्या चाइना का जो हिडन डेट बबल है, वो बनने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से हम और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हमें इस तरफ मिल रहे हैं। देखिए, कोई भी दिवाला होने से पहले, हाथ उठाने से पहले अपना वो ढोल नहीं पीटता है, पर हुँ, हमें एक तरह से इंडिकेटर्स लेने की जरूरत है। अंबर जी, अगर आप वो न्यूज आइटम पुल अप करके हमारे दर्शकों को बता दें, तो आप उनको समझ में आएगा कि कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है विश्व के अंदर। सोचिए, जिसकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है, वो आज $60 ट्रिलियन का एक तरह से डेट लेके बैठा है, और इसका ये जो डेप्थ है एक तरह से डिफॉल्ट ही होने का है। और ये जो 300% जिसने कबूल किया है, वो चाइना का डेप्यूटी गवर्नर है, पीपल्स बैंक हुँ, ऑफ चाइना का। उन्होंने एक तरह से कबूल किया है। तो ये हुँ, जो डेटा आया है, ये ऑथेंटिक है, और मेरा ये हुँ, मानना है 300% भी कंजर्वेटिव है। तो ये जो फिनेंशियल ब्लैक होल है, ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और इसमें एक तरह से कितनी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा, क्या चीज इसको हुँ, देखिए, एक चीज होता है कि अगर आप समझ लीजिए किसी को $1 कमाना है और उसको $3 आप दोगे कमाने के लिए, $1, तो क्या हो रहा है? $2 का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहा है चाइना? चाइना बना रहा है एक तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना हर जगह मिलिट्री अपनी एक्सपैंड करता जा रहा है। चाइना या हर जगह आप देखिए यूएस से कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो रियलिटी एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुलेट ट्रेन बना रहा है चाइना, वो अनसस्टेनेबल है। भारत के अंदर सब चीज की वायबिलिटी रिपोर्ट ली जाती है प्रोजेक्ट्स के लिए। इवन अभी आप समझ लीजिए, हमारे को आज भी रफाल जेट्स लेने हैं, बहुत जरूरी है। हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42 से 29 आ चुका है। उसके जी। बावजूद भी आप देखिए इतने सारे प्रोसेस है, और सारे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, हाँ ताकि जी, ताकि जितनी भी वायबिलिटी रिपोर्ट है, उसको एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस है भारत के सिस्टम में। देर है, बिल्कुल। अंधेर नहीं है, ये बात समझ लीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, चाइना के पास फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, एक्सपोर्ट्स हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा भी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सुपर पावर सिर्फ़ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि कई बार अपने ही इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन से कमज़ोर पड़ती हैं। 18 साल से चल रहा क्रेडिट बूम अगर ग्रोथ से ज़्यादा कर्ज़ पैदा कर रहा है, तो सवाल सिर्फ़ इतना नहीं है कि चाइना कितना पावरफुल है। सवाल ये है कि क्या ड्रैगन की उड़ान मज़बूत बुनियाद पर खड़ी है या फिर कर्ज़ के सहारे आसमान में टिकने की कोशिश कर रही है। तो अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, वो लड़खड़ाती है, तो इसका झटका किस-किस पर पड़ेगा और कौन-कौन इससे बच पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उमेश जी, इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।